हिंदुस्तानी फ़िल्मों में और बाकी जो फ़िल्में बनती हैं दुनिया में, उसमें एक बहुत बड़ा जो डिफरेंस है, और वो ऐसा डिफरेंस है कि बाहर के कोई लोग अभी तक पकड़ नहीं पाए जिस तरह से हिंदुस्तान में उसको एब्जॉर्ब कर लिया है। वो है हिंदी फिल्म के गाने, जो आज अगर कहा जाए तो अपने आप में एक लिटरेचर बन गए हैं। मतलब जैसे आप एकेडमिक्स में, मैं कहूँगा कि अगर आज आप एकेडमिक्स में जो शायरी और जो लिटरेचर पढ़ाते हैं, उसमें बहुत जल्द होने वाला ऐसा होगा इंशाल्लाह कि हिंदी फिल्मों के गाने भी, हिंदी फिल्मी शायरी भी उसको का वो मकाम होगा कि जहाँ पे उसको पढ़ के समझ के बात करने की ज़रूरत पड़ेगी। और जब फिल्मी शायरी की बात करें तो भाई शुरू में जो लोग आए थे वो तो थे ही, लेकिन जिन लोगों ने उसको ऐसा बनाया कि वो एक पूरा लिटरेचर बन जाए, उसमें मेरे ख्याल से साहिर, शैलेंद्र, मजरू, ये तीन लोग बहुत अहम हैं। शैलेंद्र और साहिर ने अपना का जो एकेडमिक वर्क है वो फिल्म के साथ कई बार हमने देखा है कि मर्ज हो गया है। उनकी अपनी आइडियोलॉजी जो है वो फिल्म में भी आ जाती है, क्योंकि वो इतने इनग्रॉस्ड थे अपने उसमें कि उसको अवॉइड नहीं कर सकते थे। मजरू एक ऐसा आदमी था जिसकी शायरी, जिसकी पर्सनल आइडियोलॉजी, जिसकी पर्सनल एकेडमिक, जो नॉट एकेडमिक बट उसकी अपनी पर्सनल पोइट्री जो थी, वो फिल्मी शायरी से उसकी बिल्कुल फ़र्क थी। वो आप उसकी अगर फिल्मी गाने सुने तो आपको लगेगा नहीं है ये आदमी जो है वो इतना खूंखार कम्युनिस्ट या लेफ्टिस्ट या आइडियोलॉजिस्ट है। वो लगेगा कि ऐसे ही कोई लफंगा है जो छोड़ दो आंचल ज़माना क्या कहेगा, इन अदाओं का ज़माना भी है, दीवाना करता हुआ गाने लिख रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। उसने सिर्फ यही बात नहीं, मजरू का ये भी था कि आप अगर फिल्म के बड़े डायरेक्टर्स उठाएं और मशहूर डायरेक्टर्स उठाएं, कोई भी शुरू से लेके अब तक, विजय आनंद से लेके संजय लीला बंसाली तक आप कोई उठाएं, तो ज़्यादातर लोग जिन्होंने अपनी पहली फिल्म बनाई है और उन्होंने अगर किसी लिरिसिस्ट को लिया है तो वो मजरू सुल्तानपुरी थे। तो जाहिर है उसका एक रीज़न ये होगा कि जब आप पहली फिल्म बनाते हैं तो उसके साथ बड़ी इनसिक्योरिटीज़ लगी रहती हैं, और फिल्मी गाने एक ऐसी चीज़ हैं जो फिल्म चाहे अच्छी हो बुरी हो, जिस पे आपको कॉन्फिडेंस हो ना हो, गाने जो हैं वो आपकी फ़िल्म को एक ऐसी पोजीशन पे ले आते हैं कि जहाँ कम से कम आपकी फ़िल्म हिट हो ना हो, आपके कम से कम पैसे निकल आएँ। तो हिंदी फिल्म में गानों का और म्यूज़िक का वो अहमियत रही है कि फ़िल्म की कहानी एक तरफ, फिल्म पूरी एक तरफ और फिल्म के गाने एक तरफ। तो वहाँ पे जहाँ पे आप इन दोनों को अलग करते हैं और एक पूरा बजट और एक पूरा एफर्ट लगाते हैं गाने बनाने में, वहाँ पे ज़्यादातर लोगों ने अपनी पहली फिल्म में मजरू को ही साइन किया है। उसका रीज़न ये था कि वो आदमी जो लिख देता था वो हिट हो जाता था, और ऐसा नहीं था कि वो हिट करने के लिए लिखता था। वो अपने मन से अपने बात, अपने अल्फाज जो है वो इस्तेमाल करता था, और उसको ज़माने की परवाह नहीं थी। ज़माने के हिसाब से उसकी भाई के.एल. सहगल के लिए उसने 1940s में गाने लिखे, और फिर आमिर खान के लिए 2000 तक वो गाने लिखता गया। तो वो जो पूरा 60-70 साल का था, उसमें ज़माने भी बदली, उसमें फिल्म बनाने का स्टाइल भी बदला, उसमें नए लोग आए, अपने नए ख्याल के साथ आए। एक आदमी जो अपनी जगह से नहीं हिला और ज़माने को अडेप्ट करता गया, उस ज़बान को अडेप्ट करता गया, और इस तरह से अडेप्ट किया कि वो गाना जो है वो सिर्फ लोगों की समझ में ही ना आए बल्कि हिट हो जाए। वो मजरू सुल्तानपुरी। पहला नशा, पहला खुमार। अब खुमार जो है 90s में कितने लोग यूज़ करते थे, लेकिन वो आज भी वो गाना हिट है। वो खुमार जो है आदमी वो था जो आपको पुल करके जाता था कि मैंने अगर लिखा है तुम्हें समझ में नहीं आ रहा गाना, तो यू कुड गो एंड सर्च इट आउट इन द डिक्शनरी। या गाना के अल्फाज ऐसे डालता था, ऐसे मीटर में, ऐसे चॉइस ऑफ वर्ड्स उसके होते थे कि आपको पता नहीं चलता था कि म्यूज़िक पहले बनाई गई है या लिरिक्स। उसका जो फ्लुएंसी थी और जो जिस तरह से वो वर्ड्स को लिख देता था, जिस तरह से वो मीटर के ऊपर लिखता था, आई डाउट कोई भी ऐसा फिल्मी शायर होगा जिसने वो अचीव किया होगा। दूसरी तरफ, और खैर कामयाब इतने हुए कि आज के उस ज़माने में एक लिरिसिस्ट ने अपना बंगला बना लिया। एक लिरिसिस्ट जो था वो अपनी इम्पाला में घूम रहा है। ये आज जो है वो लिरिसिस्ट के साथ शायद उतना वो ना हो भाव जो उस ज़माने में उनको मिलता था, कि जो जैसा मजरू का था। लेकिन उन सब चीज़ों के साथ उसने अपनी आइडियोलॉजी भी नहीं छोड़ी। वो जहाँ पे ये सब चीज़ें लिख रहा था जो ज़माने को पसंद आएँ, जो चीज़ें चलें, जो आम आदमी बात कर सके, जो उसको समझ सके, उसके अलावा उसकी अपनी भी पोइट्री साथ में चल रही थी, अपनी आइडियोलॉजी के साथ, एक बहुत ही फियरलेसनेस के साथ। अब एक मजरू की जहाँ तक बात है, जो मैं समझता हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट उसमें ये लगता है मजरू का, कि
जो मतलब वो माई टेक होम फ्रॉम मजरू इज़ कि एक आर्ट या एक कला या पोइट्री जो भी एक आर्ट है, उसमें टैलेंट तो और स्किल्स तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती हैं, फियरलेसनेस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आर्ट में अगर आप किसी भी अगर आप फियरलेसली करें तो एक आर्ट का रंग अलग होता है। ये चीज़ आपको मजनू में मिलेगी। वो पोएट था, वो शायर था जो जेल भी गया है। आज मेरे ख्याल से आज अगर आप किसी पोएट या फिलोसोफर की तो बात नहीं करूँगा, लेकिन आज आई डाउट फिल्म में कोई ऐसी पर्सनैलिटी बची है या हो जो अपने इरादों के लिए, अपने ईमान के लिए जेल जाना के लिए तैयार हो। ये फियरलेसनेस जो फिल्म से निकली है, मेरे ख्याल से उस फियरलेसनेस का लास्ट आइकन जो था वो मजरू सुल्तानपुरी था। आई डाउट अगर आज ये जो फिल्मों को रोका जा रहा है, फिल्म मेकर्स को मारा जा रहा है क्योंकि आप इस तरह की बात कर रहे हैं, आपने फिल्म में ये दिखा दिया, वो दिखा दिया, ये वो लोग थे जो इन सब चीज़ों से डरते नहीं थे। वो मजरू होता तो ये चीज़ जो हुई है पद्मावत के साथ शायद वो होती, लेकिन आई डाउट मजरू वुड हैव एक्सेप्टेड जो फाइनली वो आई हटाया गया, जो चेंजेस कराए गए। ये वो लोग थे जो उन लोगों को डर नहीं था। अब जैसे के.एल. सहगल, इनकी पहली फिल्म थी तो वो के.एल. सहगल के साथ थी, और ये के.एल. सहगल के लिए इन्होंने तो के.एल. सहगल को पहले उस टाइम बड़े वो शायद मेरे ख्याल से जिगर मुरादाबादी वो फिल्म कर रहे थे, लेकिन किसी वजह से वो नहीं कर पाए तो उन्होंने मजरू को सजेस्ट किया। तो लोग नौशाद ने भी और सहगल ने भी कहा कि भाई उसका पहले कोई सुनाओ गाना वाना, कोई लिखे वो दिखाए तो हम लोग कुछ आगे बढ़ें, नया शायर है, इसको कैसे हम एकदम एक्सेप्ट कर लें। तो उन्होंने जो गाना लिखा, जब दिल ही टूट गया हम जी के क्या करेंगे, वो सहगल को इतना पसंद आया कि सहगल ने ये वसीयत की। ये हमने ये सुना है, और जिस आदमी से सुना है, जावेद अख्तर से, आई डोंट थिंक वो झूठ बोल रहा होगा कि के.एल. सहगल ने ये वसीयत की कि जब मैं मेरे जनाजे पे ये गाना बजे और जब मैं मरूं तो ये गाना बजे, और वो हुआ। जब दिल ही टूट गया मजरू का पहला गाना जो था, वो सहगल जैसी पर्सनालिटी ने ये वसीयत करके रखी थी कि मेरे इंतकाल पे, मेरे जनाजे पे चलना चाहिए ये, और वो चला। तो ये उस आदमी का पहला गाना था। तो उसके बाद आप आए तो थोड़ा सा आप अगला ज़माना शिफ्ट होगा तो उसमें देवानंद के अगर आप जिसको हम एवरग्रीन रोमांटिक आदमी कहते हैं, उसके आप गाने उठाइए, आपको 80% गाने उसके मजरू के मिलेंगे। आप और भी किसी के उठाएं तो मजरू को अवॉइड करना इतना बहुत मुश्किल है कि पॉपुलैरिटी में से, कि अगर आपको हिट गाना बनाना है और आंख बंद करके किसी को लेना है कि हिट गाने में वो थोड़ा ज़बरदस्ती ना हिट लगे कि भाई ये ज़बरदस्ती हिट करने के लिए बनाया गया गाना, तो वो चीज़ मजरू में थी। अब जैसे एक फिल्म थी हम किसी से कम नहीं, उसका एक बहुत मशहूर गाना है बचना ए हसीनो लो मैं आ गया। ये जो कैसनोवा एटीट्यूड था, ये मतलब वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग्स इज़ दिस। और इसका सिर्फ रीज़न ये है कि आई एम नॉट ट्राइंग टू बी वेरी मेल शोविनिस्टिक और एनीथिंग, लेकिन एक कैसनोवा जो होता है, अगर वो कहे कि मैं बहुत अच्छा हूँ और मैं जो हूँ मैं तारे तोड़ सकता हूँ और मैं ये कर सकता हूँ वो कर सकता हूँ, वो तो एक तरह की चीज़ है। लेकिन एक हकीकी तौर पे उस चीज़ को, उस कैसनोवा को प्रेजेंट करना, वो जो मजरू ने जिस तरह से किया है, बचना ए हसीनो लो में आ गया है, मतलब ये ऑलमोस्ट बदतमीज़ी है आजकल के ज़माने में। लेकिन उसने जिस लय में, जिस मीटर में लिखा है, इट्स अ हिट सॉन्ग। हुस्न का आशिक, हुस्न का दुश्मन। अब ये इस तरह के वर्ड आजकल की दिस इज़ पोइट्री फॉर टुडे। ये जो उस ज़माने में वो आदमी फिल्मों के लिए लिख गया, चलतू गाने जिनको हम कहते हैं कि यार पॉपुलर हो जाएगा, पैसे मिलेंगे, पैसे मिले हैं तो लिख दिए, उस तरह के गाने भी जब उसने लिखे तो इस तरह की लाइनें यूज़ की। छोड़ दो आंचल ज़माना क्या कहेगा, इन अदाओं का ज़माना भी है दीवाना, दीवाना क्या कहेगा। मतलब ये चीज़ें कि ये चॉइस जो मीटर को घुमा देना और मीटर को अपने ख़याल को वहाँ रखना और एक बेतकल्लुफ़ी ले आना, ये हर आदमी के बस की बात नहीं है। और वो मेरे ख्याल से इसीलिए मेरे ख्याल से मजरू हैड रिमेन इंडिस्पेंसिबल टिल ही डाइड। बहुत सारे शायर आप देखेंगे जो उनका दौर होता है कि एक दौर के बाद ख़त्म हो गए, फिर शायद एक आध गाने लिख दिए फिर ख़त्म हो गए। मजरू का दौर जो था, जब से उसने लिखना शुरू किया और जब तक वो ख़त्म नहीं हो गया, वो हिंदी फिल्म में मजरू का ही दौर चलता रहा।
इनफैक्ट अगर मजरू सुल्तानपुरी आज होते और हमारा इंटरव्यू देखते हो तो शायद वो एक बात को एतराज़ करते कि यार तुम क्या हिंदी हिंदी करे जा रहे हो, मैं तो उर्दू का शायर था और मैंने जो लिखा है वो उर्दू में लिखा है। तो बात सही है, अब हिंदी और उर्दू में आज 2018 आ गया है, तो अब हम लोगों को, हमारी जनरेशन को इतना फ़र्क नहीं लगता, चाहे हिंदी कहिए उर्दू कहिए, बात एक ही है। लेकिन शायर तो उर्दू का था, चाहे फिल्मी हो चाहे 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 दूसरी तरह की जो उन्होंने अपनी शायरी की है आइडियोलॉजिकल। और फिर एक और चीज़ है उनके साथ मेरे ख्याल से, जो उन्होंने जिस दौर के वो थे उस ज़माने में शायरों को, फिल्मी गानों को इतनी अहमियत नहीं दी जाती। अहमियत क्या, वो रुतबा नहीं था जो एक पोएट का, एक आम तौर पे शायरों का या शायरी का होता था। तो दोनों में एक सेपरेशन था। अब हुआ ये, मेरे ख्याल से मजरू सुल्तानपुरी ने अपनी एज अ प्रोफेशनल शायर भी थोड़ा सफ़र किया है फॉर हिज पॉपुलैरिटी इन सिनेमा, कि उनको इतना शायद उस फील्ड में भी इतना सीरियसली लोगों ने या उतना वो रुतबा नहीं दिया जो उनको मिलना चाहिए था, जबकि ही वाज आई थिंक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स ऑफ हिज टाइम्स। जबकि उस ज़माने में, आई मीन देयर वाज अ सीवियर कंपटीशन या कहिए, या उनके कंटेम्प्रेरीज जो थे फैज़ या मजाज और ये लोग भी बहुत वो थे। लेकिन मजरू और एक ऐसा आदमी था जिसने दोनों, चाहे वो पोइट्री हो चाहे वो फिल्मी शायरी हो, दोनों में एक्सेल किया है इमेंसली। हाँ, और उनका और एफर्टलेस जो गाने थे। अब जैसे आर.डी. बर्मन की एक हम किताब पढ़ रहे थे जहाँ पे राइटर्स ने लिखा है कि आर.डी. बर्मन जो थे वो एक बहुत एस.डी. बर्मन से मिलने आए मजरू, तो जब मिल के बाहर निकले तो वहाँ आर.डी. बर्मन बड़े परेशान बैठे हुए थे। तो मजरू ने पूछा कि अरे भाई क्या हुआ, क्यों इतने परेशान हो? तो उन्होंने कहा अरे यार आज जो है मुझे वो ट्यून सुनानी है प्रोड्यूसर को, और हमें आई डोंट नो कि हम उसमें करें क्या, कुछ बन नहीं रही है, क्या करें, आई एम वेरी नर्वस एंड आई एम वेरी स्ट्रेस्ड। तो मजरू ने कहा कि कौन सी फिल्म है, कौन सा प्रोड्यूसर है? तो उन्होंने बताया कि फ़लाना फिल्म है, फ़लाना प्रोड्यूसर है। उन्होंने कहा अरे इसके गाने के लिए तो मुझे साइन किया गया है, तो बताओ कौन सी सिचुएशन, कौन सा गाना है जिसमें तुम फंसे हुए हो? तो उसने बताया कि ये सिचुएशन है, ऐसे ऐसे गाने में हम फंसे हुए हैं। तो मजरू ने कहा ठीक है मैं लिख देता हूँ, फिर तुम ट्यून बना देना। और वो गाना जो ये पूरे दिन भर ट्राई करते रहे नहीं बना, वो आधे घंटे में बिटवीन मजरू और आर.डी. बन गया। वो था ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। तो ऐसे ऐसे गाने जो हम लोग सुनते हैं जिसको लगता है कि शायद बहुत टाइम लगा के, बहुत सोच समझ के लिखे गए होंगे, जो अल्फाज यूज़ किए गए हैं, जो मीटर यूज़ किया गया है, बहुत सोच समझ के, बहुत ख्याल रख के बनाया गया होगा। ऐसा नहीं था। वो आदमी बस कलम उठाता था, लिखता था और पोइट्री बन जाती थी, फिल्मी पोइट्री। 80s की बात है जब वो नए टेप रिकॉर्डर्स आए थे जहाँ पे आप प्ले भी कर सकते हैं, उसी में रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। तो हमने कुछ अपने गाने रिकॉर्ड करवाए पुराने, और फिर हमने देखा कि यार उसमें तब हमें समझ में आया कि अच्छा म्यूज़िक डायरेक्टर तो ठीक है और सिंगर तो ठीक है, जो आपको सबसे पहले दो चीज़ें समझ में आती हैं हिंदी फिल्म गानों की, वो है गायक और म्यूज़िक डायरेक्टर। लिरिसिस्ट आप नहीं सोचते हैं, आप जब गाना सुनते हैं तो आप सबसे पहले ये सोचते हैं कि गाया किसने है और बनाया किसने। लिरिसिस्ट का दिमाग पे नहीं चलता है। जब हमने रिकॉर्ड किए अपने गाने, तब हमने कहा यार ये लिखे भी तो होंगे किसी ने, मशहूर लोगों ने, उनका देखें क्या कि कौन से गाने हैं इसमें, किसने लिखे हैं। तो 10 में से 8 गाने जो हमने रिकॉर्ड किए थे अपने फेवरेट, वो मजरू सुल्तानपुरी के थे। तो हमने कहा, तब हमें थोड़ा खनका, हमने कहा ऐसा भी क्या है इस आदमी में, थोड़ा और देखें। तो हमने फिर और भी अपने गाने सोचे, चलो 10 गाने और रिकॉर्ड करते हैं रैंडम। उसमें भी तकरीबन यही हाल हुआ। तो फिर हमें लगा कि यार नहीं, ये आदमी को तो और थोड़ा एक्सप्लोर करना चाहिए। तब हमने अपने वालिद से बात की, क्योंकि वो उस ज़माने के हैं जब उन्होंने शायद सैगल की फ़िल्म जो है सिनेमा हॉल पे देखी होगी। तो हमने कहा कि भाई उसने सैगल के लिए लिखे थे गाने, फिर किशोर कुमार और देवानंद और अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना और आमिर खान और सबके लिए लिखे। तो ये क्या, तब हमें पता, एक्चुअली आई वॉज सम 12-13 ईयर्स ओल्ड देन। तब हमें पता चला कि ये सिर्फ फिल्म लिरिसिस्ट नहीं, ये तो एक्चुअली शायर है और बहुत बड़ा शायर है। फिर हमने जब उसकी पोइट्री पढ़ी तो वो फिल्म से तो बिल्कुल ही अलग थी, बहुत ही आइडियोलॉजिकल थी। और उसमें उसकी वजह से, अपने ख़यालों की वजह से, अपनी पोइट्री की वजह से मजरू सुल्तानपुरी ने 2 साल जेल में भी बिताए। और उस टाइम बिताए जब इन्होंने फिल्म में एंट्री की, इनकी पहली 2 फिल्में हिट हुई और इनको जेल हुई। जेल जब हुई तो जब ये बाहर निकले तो जाहिर है, जब जेल से निकला हुआ आदमी जो है,
जब आपने साइन कर ली होंगी फिल्में कुछ, वो फिर जेल चला गया तो प्रोड्यूसर्स ने भी मुंह मोड़ लिए, कुछ ऐसा हुआ कुछ वैसा हुआ, उनको काम नहीं मिला, लेकिन जब काम मिला देन देयर वाज नो लुकिंग बैक। मजरू को अगर आप वैसे देखें, उनकी पॉपुलैरिटी बड़ कई चीज़, भाई एक तो पॉपुलर थे ही, लेकिन अगर उनके आप फिल्मी स्टाइल की बात करें तो वो डुएट्स के लिए बहुत मशहूर थे, कि ऑलमोस्ट कहा जाता है कि डुएट्स एक ज़माने में ख़त्म हुए थे। एस.डी. बर्मन ने मजरू से कहा कि भाई ये आजकल डुएट्स बहुत कम हो गए हैं, क्या किया जाए, प्रोड्यूसर कोई बात ही नहीं करता है डुएट्स की। तो मजरू ने ये कहा कि हम लोगों की गलती है, प्रोड्यूसर की गलती नहीं है कि वो हम लोगों को डुएट्स नहीं दे रहा है, ये हम लोगों की गलती है कि हम लोग लिख नहीं पा रहे हैं। और उसके बाद जब इन लोगों ने डुएट्स लिखना शुरू किए मजरू ने, तो ही बिकेम आइकॉनिक फॉर डुएट्स, कि डुएट जो है वो मजरू के साथ सिनोनिमस हो गया। और डुएट भी अगर आप देखें तो नॉर्मली में इन अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, इन अ मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री, इन अ मेल डोमिनेटेड स्क्रिप्ट, अगर डुएट है लड़का लड़की का, तो लड़की जो है मजरू सुल्तानपुरी के डुएट में कम नहीं होगी, बल्कि शी विल ऑलवेज हैव एन अपर हैंड। जब नॉर्मली हम लोग सोचते हैं कि जो पुराने फिल्मी शायर थे, जो जिनकी ज़बान बहुत साफ़ थी, जिनको लिटरेचर का बहुत तमीज़ थी, जिनको वर्ड्स की बहुत समझ थी, वो लोग जो थे वो ज़्यादातर सुधरे सुलझे गाने ही लिखते थे। ऐसा नहीं था। मजरू सुल्तानपुरी ने वो रस्म भी तोड़ी। वो फिल्म में अगर आप गाने लिख रहे हैं तो फिर आपकी हर चीज़ सेकेंडरी हो जाती है, आपकी सिचुएशन और आपके कैरेक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अपने ख्याल को भी रखना और उस ज़बान को तोड़ के एक नई ज़बान भी बनाना, वो भी एक आर्ट है जो मजरू सुल्तानपुरी ने बहुत बखूबी पेश की हम लोगों के सामने गानों में। जैसे CAT कैट माने बिल्ली, उस ज़माने में इसको लोग जो थे वो कहते होंगे कि क्या बेतुका गाना है, क्या कैसे लिख रहा है। लेकिन मजरू सुल्तानपुरी, इन स्पाइट ऑफ बीइंग द काइंड ऑफ पोएट ही वाज, कि वो जब स्टेज पे एज अ पोएट आते थे तो उनका एक स्टेचर होता था। वो आदमी जब फिल्म इंडस्ट्री में आता था तो ही वाज रेडी टू राइट अ सॉन्ग लाइक हम थे वो थी और समाज रंगीन समझ गए ना, जाना था जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना, CAT कैट माने बिल्ली। तो ये अगेन आई विल से कि वो झिझक, वो तकल्लुफ, वो डर, ये तीन चीज़ें मजरू में बिल्कुल नहीं थी। वो जो करता था खुले मन से, खुले दिल से करता था और एकदम सफाई और सच्चाई से करता था। एंड ही उसको ज़माने का, क्रिटिक्स का कोई मतलब दो पैसे की उसको फिक्र नहीं।